हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए जी, आ जाइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो 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 अंकित, लक्ष्मी, कृष्ण, हेलो नगेंद्र, हेलो मोहम्मद जी, हेलो डॉक्टर, कैसे हो? ब्यूटी रॉय, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके तो यार आज आपकी 4 बजे वाली क्लास नहीं थी। आई होप आप सबको पता चली गया होगा ऑलरेडी। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो शान, हेलो। कमेंट आ रहा है बेटा, आपका कमेंट आ रहा है। हेलो ऋतिक, अरे भैया नेट स्टूडेंट, धन्यवाद। ओके, डेटा वाली प्रॉब्लम कब सोल्व होगी? यार डेटा वाली प्रॉब्लम के लिए यार मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, मैं बस बोल सकता हूँ इस चीज के लिए। तो ओके, हेलो दिव्या जी, हेलो मोनू, हेलो शान, आनंद, ऋतिक, अनिकेत, आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? सब एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ओके सौरभ जी, ओके यार डाउनलोड वाली चीज पे तो वो बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं डाउनलोड के लिए। तो ओके, क्लास क्लियर है बेटा, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, सब मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, थैंक यू बेटा। ओके, हेलो जी, ठीक ठाक। ओके तो यार आज हम बात करेंगे अगले लेक्चर के बारे में, जो कि है लेक्चर नंबर 10। इसमें हम ना सारी मोस्टली बातें कवर कर लेंगे और अच्छे सारी बातों को समझ लेंगे। ओके सर, स्क्रीन ब्लर क्यों आ रहा है? यार स्क्रीन तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहां से। तो क्या बच्चों हर एक को ब्लर दिखाई दे रही है स्क्रीन? क्योंकि मैं खुद चला के देखता हूं ना, तो मुझे तो ठीक दिखता है। सर केमिस्ट्री बहुत कठिन लग रही है। इतना भी नहीं है यार, सिंपल है। स्टूडियो वो स्पीड वाला मसला, एक तो स्पीड वाला मसला है, डाउनलोडिंग वाला मसला है, उनको अपन देखेंगे। कमेंट आ रहा है भैया, कमेंट आ रहा है। श्रीकुट, हाँ जी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, और आज ना हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अच्छे से सारी बातों को समझ लेंगे, हर एक बात को क्लियर कर लेंगे। और अगर अपने पास टाइम रहा तो अपन अगले लेक्चर, या तो इसमें नहीं हो पाता है तो अगले लेक्चर में इसके PYQs लगाएंगे, बढ़िया से सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ओके अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर आप यूट्यूब पे क्लास क्यों ले रहे हो? बेटा प्रिया साहू जी, मैं मानता हूं कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हो, फिर वहां पे भी देख रहे हो, सर हमने तो पेड बैच ज्वाइन किया है, वहां पर आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हो? देखो दोनों में पढ़ाने का और कंटेंट का तरीका बिल्कुल अलग है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके लिए तो यहाँ पर स्पेशली लाइव चीजें चलवाई जा रही, जिसमें हम अपना बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट हो सके वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, अगर आप उस चीज को देखते हो तब भी कोई बुराई नहीं है, नहीं देखते हो तब भी कोई बुराई नहीं है। ओके, आप उससे अपनी एक दो चीजें और रिवाइज कर लोगे। इतना कुछ है नहीं कि अपन उसमें सब कुछ कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उल्टा यहाँ पे अपन ज्यादा कर रहे हैं। वहां तो मैंने उल्टा बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा मैं। ओके, स्क्रीन क्वालिटी क्लियर नहीं है। हेलो हेलो बेटा, ये आज एंड हो जाएगा लवकेश जी, ठीक है? ओके, अगले लेक्चर में इसके PYQ लगा लेंगे, जो अपने नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी चीजें अपन करेंगे, बाकी अपन इसके PYQ लगाएंगे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं यार आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें हैं जो कर रहे थे पिछले लेक्चर में। जहां से छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों को भी कवर करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रासायनिक संयोग के नियम या रासायनिक संयोजन के नियम, तो उन्हीं को हम पढ़ते हैं। आओ चलो आगे से सारी बातें क्लियर करें। सर सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यार, एक बार दोबारा बंद करके दोबारा चालू करो, बंद करके दोबारा चालू करो। बेटा फिजिक्स की क्लास आज इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि सर आज ऑफ पर है। हेलो, क्या सबको क्लास दिखाई दे रही है क्लियर? जिनको क्लास क्लियर नहीं दिखाई दे रही है वो क्या करें, दोबारा से बंद करके चालू करें अच्छे से। संदीप भारद्वाज जी, आपका नेट खत्म हो गया होगा, इस वजह से आपको क्लास नहीं दिखाई दे रही होगी। ओके, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार आज ना मैं आपको कुछ और अच्छे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, अच्छे टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगा, जिसमें एक है रासायनिक संयोजन के नियम, दूसरा है POAC नियम, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा। प्रतिशत लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं,
ओके, और तुल्यांकी भार क्या होता है, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे, सारी चीजों को बढ़िया से क्लियर करेंगे। हाँ भैया जी, नीट के आंसर की आ गई है। ओके, तो यार इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करने वाले बढ़िया से आज के लेक्चर में, ताकि आप इन चीजों को भी अच्छे से समझ सके, बढ़िया से क्लियर कर सके। ओके, ये 4 चीजें हैं जो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं। अच्छा, अब बात आती है यहां पर कि सर ये तो हम पढ़ने वाले, लेकिन आज की एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि बेटा आपकी नीट 2023 की आंसर की रिलीज हो चुकी है ऑफिशियली। जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था ओके 2023 का, तो वो क्या करें, आंसर की से मैच करें कि कितने तुम्हारे स्कोर बन रहे हैं। अगर स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, ठीक है, बधाई हो फिर तो। ओके, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आंसर में कोई करेक्शन होना चाहिए ओके, तो उसके लिए भी अपन यहां पर रेडी हैं। अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो 6 जून लास्ट डेट है चैलेंज करने की। आंसर की जो इन्होंने प्रोविजनल आंसर की रिलीज की है, उसको चैलेंज करने की 6 तारीख लास्ट डेट है। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ये मैंने को बताना था और हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो कि मुझे किसी ने सेंड किया था तुम में से ही, तो आओ इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करते हैं, फिर आगे की चीजों को पढ़ते हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस बेटा जी जो आप मुझे सेंड करते हो, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको हैंड टू हैंड उनके रिप्लाई दे दूं, ठीक है, लेकिन यार इतने सारे बच्चों का भी रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करूं, लेकिन फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे लेकर आ जाता हूं ताकि मैं इनको यहां पे बता सकूं। और बचे हुए क्वेश्चंस ना आप उनके सोल्यूशन देखोगे तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप डाउटनेट ऐप का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, कोशिश करें उसको समझने की, इतना ज्यादा भारी चीजें नहीं है। ओके, अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आओ इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। थोड़ा सा आप इसमें बताओ कैसे करोगे आप। ओके, हाँ जी, ओके अनुज यदुवंशी, बेटा धीरे धीरे चीजें प्रोग्रेस में हो रही है, टेंशन मत लो। हाँ जी बेटा, अब मुझे कैसे पता चलेगा लेक्चर नंबर 9 का चौथा क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को लगाओ, बढ़िया से इसको सोल्व करो। हाँ जी, तो यार क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको कोई उत्प्रेरक दे रखा है, उसकी उपस्थिति में क्या बोला गया है, SO2 की अभिक्रिया करवाई O2 के साथ। क्वेश्चन को जरा समझना बेटा कि उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में 10 मोल SO2 लिया, उसकी O2 के साथ अभिक्रिया करवाई। ये तो दी गई मात्रा है, लेकिन हम पहले अभिक्रिया लिखे, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ये हमने लिख दिया। ओके, SO2 भी गैस होती है, O2 भी गैस होती है और SO3 भी गैस होती है। अब इसको बैलेंस करो। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन उधर 3, थोड़ा बैलेंसिंग करना बैठ नहीं रहा है। ओके, तो अगर मैं यार इनको बैलेंस करना चाहूं तो किस तरीके से मैं बैलेंस करूं। अगर यहां पे 2 है वहां 3 है, यहां 2 है वहां 3 है, अगर मैं यहां पर जैसे कि सपोज करो यहां 2 है, अगर मैं यहां पर सपोज करो 2 लगा देता हूं तो ये कितने हो जाएंगे, 6। ऑक्सीजन 6 हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो रहा है अपने पास, 6। यार यहां से हटाते हैं, यहां पर अगर मैं सल्फर को 2 से गुणा करता हूं तो सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 6, और सल्फर जैसे ही मैं यहां पर 2 से गुणा करूंगा तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। 2 सल्फर 2 सल्फर, थोड़ा सा करना पड़ेगा, देख देख करके हो जाएगा। फिर 4 ऑक्सीजन इधर और 2 ये 6, 2 3 टू 3 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस सल्फर बैलेंस, अभिक्रिया हो चुकी है। अब इसके गुणांक देखो, इसका गुणांक कितना है 1, सॉरी इसका गुणांक कितना है बच्चों 2, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 2। तो यह गुणांक आपको क्या क्या चीजें बता रहे हैं वो बात आप देखो। यह गुणांक आपको यह बता रहे हैं, यह गुणांक आपको यह बता रहे हैं कि जब आप इसके 2 मोल लेंगे, जब आप इसके 2 मोल लेंगे, जब आप इसके 2 मोल लेंगे
तो इसका 1 मोल, जब इसके 2 मोल लेंगे तो इसका 1 मोल निकलेगा और इसके 2 मोल बनेंगे। समझ में आया? मतलब जब मैं इसका x मोल इसके 2 मोल निकलेंगे तो इसका 1 मोल खर्च होएगा, इसका 2 मोल जब खर्च होएगा तो इसका 1 मोल खर्च होएगा और इसका 2 मोल बनेगा। यस और नो? ठीक है। अब हमें दिया क्या है? हमें दिया है बेटा SO2 के मोल 10 मोल दे रखे हैं। अच्छा, O2 के मोल 15 मोल दे रखे हैं और इसके 8 मोल बन रहे हैं। 8 मोल बन रहे हैं। सपोज करो ये तो दी हुई कंडीशन है, ये तो दी हुई कंडीशन है। अब यहां पर इस कंडीशन के हिसाब से हमें कुछ चीजें मेंशन करनी है। इसके 10 में से कितने मोल निकलेंगे? 2 मोल निकलेंगे। जब इसका 1 ही मोल निकलेगा। समझना मेरी बात को। जब इसके 2 मोल खर्च हो रहे होंगे तो इसका कितना मोल खर्च हो रहा होगा? 1 मोल खर्च हो रहा होगा। ठीक है। तो अगर मान लो इसके 10 में से भाई यहां पे अगर x मोल निकल रहा है तो इसका कितना निकल रहा है? 2x। इसका 1 तो इसका दुगना। तो यहां पे मान लो ना 10 में से इसका 2x खर्च हो गया तो यहां पर 15 में से कितना निकला है? इसका x, और ये बन रहा है 2 से 2, ये 1 से 2 बन रहा है। तो यार x का जस्ट दुगना, यहां पे क्या बन रहा है? 2x। ये समीकरण लिखना आया। एक और तरीका है जो हमने यहां पर सीखा आज कि यार इसके x मोल जब खर्च हो रहे हैं तो इसके 2x मोल बन रहे हैं। इसका 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसका दुगना मोल बन रहा है। ओके, तो यार मैंने इसमें से 15 में से x मोल निकाल दिया। इसका x तो इसका 2x और वहां पे 2x बन रहा है। अब हमें क्या बोला गया है कि भैया बने हुए मोल कितने? इसके 8 मोल है। और 8 मोल को आप इससे सोल्व कर सकते हो या फिर आप बेसिकली दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर इतना समझ में आया कि भैया इसके 8 मोल दे रखे थे। अभिक्रिया को जब देखा मैंने तो इसके जितने मोल खर्च हो रहे हैं उसके जस्ट दुगने मोल यहाँ पे बन रहे हैं। अगर इससे x निकलेंगे तो यहाँ पे 2x बनेगा और जितना यहाँ 2x बनेगा उतना ही यहां से निकलेगा, क्योंकि इसके गुणांक मेरे को ये चीज बता रहे हैं। अब जरा देखो ध्यान से, क्या ये चीज इसके बराबर है? क्या यह चीज इसके बराबर है? यस और नो? तो जरा देखो ध्यान से, हमें ये दे रखा है ना, मतलब ये पता चल गया उत्पाद के मोल 2x बन रहे हैं। वास्तव में इसके मोल कितने थे? 8 मोल थे। तो x का मान कितना आ गया? 8/2 बराबर कितना? 4 मोल। मतलब मेरा x का मान आया 4। अब जैसे x का मान 4 आया तो 10 - 2 गुणा 4 बराबर 8 मोल इसके बच गए। सॉरी, 2 मोल इसके बच गए। ये माइनस हुआ ना, तो 8 मोल तो खत्म हो गए। 10 में से बचे कितने? 2 मोल। यहां पे जरा देखो, 15 - 4 बराबर 11 मोल। ये बच गए, ये बन गया। तब 8 मोल जब उसके बने तो ये क्या है? शेष मोल। SO2 के पूछ ले तो बेटा 2 मोल बचे और इसके पूछ ले तो 11 मोल बचे। तो सिंपल सा तरीका है। अच्छे से दोबारा से यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूं, कोई टेंशन नहीं आएगी, अच्छे से सारी चीजें कवर होगी। देखो, जो 1 है, अगर ये 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसका 2 मोल बन रहा है। जो कम मात्रा में ना उसको देख लो, ये 1 मोल लेंगे तो 2 मोल ये लेना पड़ेगा और तब जाके 2 मोल ये बनेगा। समझ में आ गया? हमें इनकी वैल्यू दे रखी थी, इसका 10 मोल दे रखा था, इसका 15 मोल दे रखा था, इसका 8 मोल बनना होगा। इसका 8 मोल बना है, वो हमें दिया गया है। तो जो सबसे कम है उसमें से जितने मोल निकलेंगे उसके दुगने इसमें से निकलेंगे। इसमें से मान लो अगर इसके 10 मोल निकल रहे हैं तो इसके 20 मोल निकलेंगे और इसके जस्ट दुगने मोल इसमें बनेंगे। हमें दिए गए मोल कितने थे? 15 और इसके दे रखे थे 10। ओके, अब यहां पर हमें यह बोला गया है कि 8 मोल SO3 बन रहा है, तो शेष मोल बताने हैं। मतलब पूरा तो खर्च नहीं हुआ, तो हमने मान लिया 15 में से X अमाउंट खर्च हो गया इसका, जो सबसे कम था।
अगर इसका x निकला तो इसका कितना निकलेगा, जितने मोल दे रखे होंगे उसमें से दुगना निकलेगा, क्योंकि अगर इसका 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसके दुगने मोल खर्च हो रहे हैं। अगर इसका x खर्च होएगा तो इसका 2x खर्च होएगा। 10 माइनस 2x हमने करा तो 15 माइनस x, और अगर इसका x खर्च हो रहा है, x मोल निकल रहा है तो इसका कितना बनेगा, 1 का 2, तो x का 2x बनेगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास उत्पाद में कन्वर्ट होने वाले मोल आ गए भैया। ये 2x बनेगा, ये इतना बचेगा और ये इतना बचेगा। और यहां पर हमें पता है कि भैया उत्पाद के तो मोल हमें पूरे पूरे पता है कि फाइनल इतना बने जब अभिक्रिया खत्म हुई। ठीक है, मतलब ये 2x 8 मोल के बराबर आ गया होगा, तो 2x बराबर 8 तो x बराबर आ गया 4, तो मतलब इसमें से 4 मोल निकल गए, इसके 8 मोल निकल गए। देखो 4 अगर इसके खर्च हुए तो इसके 8 खर्च हुए, तो इसके 2 मोल बच गए, इसके 11 मोल बच गए। तो यही हमसे पूछा गया था, तो ये हमने कर लिया सिंपल। इस तरीके से ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें सोल्व की जा सकती है। ये तो अभी फिजिकल की शुरुआत है। ऐसी चीजें बेटा आपके आयनिक साम्य वाले चैप्टर में भी काम आएगी। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें इनको ऐड करते जाओ, अपनी वोकेबलरी में इनको ऐड करते जाओ, अपने नोट्स में इन चीजों को ऐड करते जाओ कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं आगे के टॉपिक पर। कि आगे हम क्या कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में यह पढ़ा था कि रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में बात करूं तो रासायनिक संयोजन का पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ओके बिल्कुल पता है हमें। परमाणु संरक्षित रहता है, ओके। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जाता है, वो सारी बातें ओके। क्रियाकारक का जितना द्रव्यमान उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान, वो हमने देखा। दूसरी बात स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि किसी भी यौगिक में या अणु में जो परमाणु है उनके परमाणु भार सरल अनुपात में होते हैं, जो कि सदैव फिक्स होता है, नियत अनुपात होता है, ओके। चाहे आप उन परमाणुओं को कहीं से भी लेकर के उस अणु में फिट करो, वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। उसके बाद अगला नियम आता है बेटा आपका गुणित अनुपात का नियम। अगला नियम आता है गुणित अनुपात का नियम, जो हम देखने वाले हैं। अब गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। गुणित अनुपात के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो गुणित शब्द को आप समझो। सबसे पहले तो गुणित का मतलब गुणज, गुणज के रूप में। देखो एक बार मैं इसको पहले समझा देता हूं, जो यहां पे लिखा हुआ है उदाहरण में करवाऊंगा, सारी चीजें बाकी मैं ही बताऊंगा। हाँ जी, तो पहली बात तो गिवन बाय, ये नियम दिया किसने, डाल्टन साहब ने दिया। दिस लॉ वॉज गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। तो गिवन बाय डाल्टन ने दिया। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम यह कहता है बाबू साहब कि जब दो तत्व जैसे कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक से ज्यादा प्रकार के यौगिक बनाए। अब यार ये दोनों मिलकर के H2O भी बनाते हैं और H2O2 भी बनाते हैं। समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा प्रकार के यौगिक बनाए, बस इतना बोल देना, उतने में काम हो जाएगा तुम्हारा। तो बोल देना इनमें गुणित अनुपात का नियम लगेगा। देखो ट्रिक, हमें तो ये देखना है इन दोनों में कौन सा नियम लागू होएगा। देखो इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, बोल देना गुणित अनुपात है। बस संख्या अलग अलग है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, बस गुणित अनुपात है। इसका जितना होगा उसका जस्ट दुगना आ गया ना। इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन है, जबकि ये वाला परमाणु तो फिक्स है, जितनी संख्या इसमें उतनी संख्या इसमें, ये वाला दुगना हो रहा है। तो यहां पर सीधा सा आप ध्यान रखें कि जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के निश्चित भार के साथ संयोग करता है। इसका वेरिएबल रहेगा लेकिन इसका फिक्स रहेगा। देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम तो 2 का 2 ग्राम, और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16 के रेशियो में है ये। इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 1:8। अगर मैं इसको देखूं तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अब 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2:32, तो ये आ जाएगा 1:16। तो यहां पर ये 1:8, यहां पर ये 1:16। तो यहां पे जरा देखो ऑक्सीजन यहां 8 ग्राम अगर मैं ले रहा हूं तो यहां 16 ग्राम मुझे लेना पड़ रहा है, मतलब जस्ट इसका दुगुना।
लग रहा है। और दूसरा परमाणु तो फिक्स है, यहां 1 ग्राम है तो यहां पर भी 1 ग्राम है। यही है गुणित अनुपात का नियम। आओ चलो इसको समझे कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं एक दूसरे से सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात का मतलब इसका तो अनुपात फिक्स है, लेकिन यहां 8 है तो यहां पर 16 है, इनका अनुपात फिक्स रहेगा, इनका गुणज के रूप में रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां 8 है तो यहां 16 है, या फिर उस तरीके से बढ़ सकता है। यही है गुणित अनुपात का नियम। जैसे कि एक उदाहरण ये रहा, इसी तरीके से CO एंड CO2, आपने देखा यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बदल गई, यहां 2 हो गई, दैट्स इट, यहां पे लग गया गुणित अनुपात का नियम। सेम इस तरीके से Na2O एंड N2O2, Na2O2, देखो सोडियम फिक्स है, बस ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया। एक परमाणु फिक्स रहेगा, दूसरे का नंबर चेंज होता जाएगा, बोल देंगे गुणित अनुपात का नियम लग रहा है, बात खत्म। अगला देखो, जैसे कि N2O2, ना N2O2 लिखना गलत हो जाएगा, NO, ओहो कहां चला गया, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बहुत अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि NO, ठीक है, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ओके। मैं इसका भी दुगना मान के चल लूंगा ताकि ना सबका वो 28 ग्राम आ जाए। तो देखो ध्यान से, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इसको भी गुणा 2 करके लिख सकते हैं अपन। इसमें अगर अगर इसमें यहां पे जरा ये N2O3, ये सब अलग अलग टाइप के, सब अलग अलग टाइप के। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, बस ऑर्डर में चेंज कर देता हूं बस, और बाकी सब ठीक है। ये N2, ये NO, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, ट्वाइस कर दूं, तो जरा देखो, 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन पर 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन पे 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन पे 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन पे 5 ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन फिक्स है, लेकिन दूसरा परमाणु चेंज होता जा रहा है। बस यहीं पे लग जाएगा हमारा गुणित अनुपात का नियम। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल है, बहुत सरल है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपको इसमें एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, दिख जाएगा साफ साफ। तो यहां लगता है भैया गुणित अनुपात का नियम। क्या ये बात समझ में आ गई? हो गया, उदाहरण क्लियर हो गए। इनके अलावा कोई और भी उदाहरण आता है तो सेम इस तरीके से करना है कि दोनों में तत्व सेम रहेंगे। इन सब में कौन सा नियम लग रहा है, बोल देंगे गुणित अनुपात का नियम। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही तत्व है, बस उनकी संख्या बदल रही है, बस इतना काम हो गया, गुणित अनुपात का नियम लग गया। अब गुणित अनुपात का नियम खत्म हो जाने के बाद अगला नियम आता है गैस आयतन का नियम। ये कुछ नियम है जो हमें खत्म करने हैं। आज अपना इतना ज्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं बचा, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, अगला है गैस आयतन का नियम। गैस आयतन का नियम गैसों के लिए लगता है, बस ध्यान रखना। गैस आयतन का नियम, लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम, ये नियम दिया किसने? गैलुसेक साहब ने। गैलुसेक साहब ने ये नियम दिया, और ये नियम क्या कहता है आओ जरा यहां पर समझे। और ये तो हमने ऑलरेडी समझा हुआ भी है, कोई इसमें ज्यादा अपन को रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि देखो ध्यान से, गैसों के लिए लगता है ये स्थिर ताप दाब पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एवं प्रेशर, मैंने क्या कर दिया? प्रेशर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। कोई गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय अभिक्रिया का मतलब उसमें क्रियाकारक भी गैस है और बनने वाला उत्पाद भी गैस है। ओके, तो यहां पर जरा देखो, जो क्रियाकारक और उत्पादों के आयतन होते हैं ना, वो सरल अनुपात में आते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देके बताता हूं कि मान लो H2 गैस ने Cl2 गैस के साथ अभिक्रिया करी और HCl बनाया गैस।
ये गैसीय अभिक्रिया हो गई। सिर्फ गैसीय अभिक्रिया के लिए लगता है, क्योंकि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हम आयतन बता सकते हैं, ठोसों का क्या आयतन बताएंगे अपन, ठीक है, वो तो रिजिड होता है। ये एक गैसीय अभिक्रिया है, उसके आयतन में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन इनके आयतन में चेंज आता है। तो ये गैसीय अभिक्रिया है। तो यार पहले तो इसको संतुलित करो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहां पे 2 लगा दो ताकि सब 2-2 हो जाए। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, बस काम हो गया। ये जो गुणांक है जिस अनुपात में 1:2, 1:2, यही इनका आयतन का अनुपात रहेगा। यही लाइन ये कहना चाह रही है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। जो गुणांक है उसी अनुपात में इनका आयतन रहेगा। अगर इसका एक आयतन हम रखेंगे, एक आयतन लेंगे तो इसका भी एक आयतन लगेगा, इसका 2 आयतन लगेगा। अरे मतलब अगर इसका मैं 1 लीटर लूंगा बच्चा, तो इसका ही मुझे 1 लीटर लगेगा, इसका 2 लीटर लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस यही मैंने बोला। तो जरा देखो ध्यान से, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रिया में सभी क्रियाकारक आयतन के अनुसार हमेशा सरल अनुपात में होते हैं। आयतन के हिसाब से हमेशा सरल अनुपात में रहेंगे। अगर मैं बात करूं इस अभिक्रिया में H2 अनुपात Cl2 अनुपात HCl, ये किस अनुपात में आएगा? जो इनके गुणांक थे, 1:1:2। कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, ये हम जानते हैं, पहले से जानते थे। पहले दिन से जब मैंने रस समीकरण मिति पढ़ाया था, उस दिन से हम जानते थे। ओके, हाँ जी। उत्पाद का निर्माण करते हैं जो कि आयतन के अनुसार एक सरल अनुपात में होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सिर्फ गैसीय अभिक्रिया के लिए होता है ये, सिर्फ और सिर्फ गैसीय अभिक्रिया के लिए हम आयतन को कंजर्व करते हैं, मतलब इस तरीके से सरल अनुपात में दिखाते हैं। ठीक है, नोट, यह सिर्फ गैसीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है। गैसीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है। इस बात को नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो। तो ये है बेटा आपका गैस आयतन का नियम, जो कि हम पहले से जानते थे, बस एक बार लिख लो। ठीक है, हाँ जी, ठीक। अब आगे आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम, लास्ट नियम। फिर इसके बाद कुछ और चर्चाएं करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तुल्यांकी भार, पीओएसी, इनके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, आवोगाद्रो नियम, आवोगाद्रोस हाइपोथेसिस क्या चीज है, ये हम भी पहले से जानते हैं। देखो, स्थिर ताप, स्थिर दाब और समान आयतन अगर हम ले लें तो उसमें अणुओं की संख्या भी सेम ही रहती है। स्थिर दाब, स्थिर ताप पर समान आयतन में समान आयतन वाली गैसों के लिए अणुओं की संख्या भी सेम ही होगी। देखो जरा, देखो ध्यान से देखो। मान लो एक कंटेनर ये लिया, एक कंटेनर ये लिया, एक कंटेनर ये लिया। बेटा मेरे 3 अलग अलग कंटेनर है, इसमें गैस ए भरी हुई है, इसमें गैस बी भरी हुई है, इसमें गैस सी भरी हुई है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स कर दिए। ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है। तो अब इनमें अणुओं की संख्या भी सेम ही होगी। यही कहता है क्या, आवोगाद्रो का नियम। समझ में आ गया? मेरे पास 3 अलग अलग सिलेंडर हैं, समान ताप समान दाब वाले, तो इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। अगर इनका आयतन अलग अलग हो जाएगा तो फिर वो मोल्स भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, इस अवधारणा के अनुसार समान ताप दाब पर समान आयतन वाली सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। समझ में आया? देखो उदाहरण देकर के मैं आपको समझा देता हूं। ओके, इसमें जितने अणु होंगे उतने इसमें होंगे और उतने ही इसमें होंगे। अब चलो जैसे कि उदाहरण करते हैं, जैसे कि N2 की जगह चलो Cl2 वाला, H2 वाला उदाहरण ले लेते हैं। H2 गैस
प्लस Cl2 गैस गिव्स 2NH3, ये मैंने लिया। ओके ठीक है, तो यहां पर इसका गुणांक कितना है, 1 है, यहां 1 है, यहां कितना है, 2 है बेटा। तो पहली बात तो यार ये गुणांक क्या बताएगा, इनके आयतन को बताएगा। अगर मैं इसका 1 लीटर लूंगा तो 1 ही लीटर इसका लगेगा, इसका 2 लीटर लगेगा। अगर अणु के बारे में मैं बात करूं, अगर मैं इसके n अणु लूंगा, अगर जितना लीटर इसका है उतना ही लीटर इसका है। अगर इसके मैं n अणु लूंगा तो इसके कितने लूंगा, n, आयतन क्या हो गया, दुगना, तो इसके कितने अणु आ जाएंगे, 2n अणु। बस यही तो कहता है ये नियम जो हम ऑलरेडी जानते हैं। बोलो, अरे क्या हम जानते हैं ना, ये जो गुणांक है मोल के बारे में जानकारी देता है, आयतन के बारे में जानकारी देता है, अणुओं के बारे में जानकारी देता है। तो ये नियम अब हमने अलग अलग पढ़े, जो हमने पहले एक ही साथ पढ़ लिए थे, दैट्स इट, खत्म। ये भी फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया। तो अवोगाद्रो के बारे में भी हमने अच्छे से समझ लिया, हर एक चीजों को, हर एक चर्चा परिचर्चा को शामिल कर लिया। डन, डनाडन डन। अब अगली बात क्या है जो मुझे आपको बतानी है, आओ उस पर भी बात करें। ये हो गया क्वेश्चन से, चलो यहां पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ में एक नियम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो नियम क्या है, व्युत्क्रम अनुपात नियम। व्युत्क्रम अनुपात नियम, रेसिप्रोकल लॉ। व्युत्क्रम अनुपात नियम क्या कहता है, देखो उदाहरण से बताता हूं। जैसे कि मान लो CO2 है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है पता है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है बेटा 3:8। ठीक है, ओके, ये तो CO2 में। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कार्बन का मैंने कोई अलग तत्व लिखा, कार्बन का कोई अलग यौगिक लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहां पर, ट्राइंगल बनाना चाहता हूं मैं, CO2। रुक जाओ, एक बार मैं इसको समझा देता हूं अच्छे से। यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिया, जैसे कि CH4 मैंने लिया। ओके, अब CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो 12:4 आएगा, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन का 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम हो गया, तो कहीं ना कहीं यह 4 या 3:1 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे अपन इसको। सेम इस तरीके से अब कार्बन का एक कंपाउंड ले लिया, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड ले लेता हूं मैं, जैसे कि H2O ले लिया। तो H2O में क्या है सर, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम के साथ क्रिया करेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। तो जरा देखो ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया। ओके, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो इसने CO2 बनाया, इधर क्या बनाया, CH4 बनाया। इन दोनों ने जब आपस में क्रिया किया तो क्या बनाया, सपोज करो H2O बनाया। तो भैया जब यहां पर इनका अनुपात कितना था, 3:8 था ना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं। जिस अनुपात में वो क्रिया कर रहे हैं, जिस अनुपात में वो दोनों क्रिया कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग किसी तीसरे यौगिक के साथ क्रिया करते हैं तो उनमें भी उनका अनुपात फिक्स रहेगा। क्या मैंने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन जिस अनुपात में इसमें क्रिया कर रहे हैं, मान लो अलग अलग इन्होंने चाहा कि मैं हाइड्रोजन से क्रिया करूंगा, मैं भी हाइड्रोजन से क्रिया करूंगा, तू भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना अपन उसमें भी इसी अनुपात में रहेंगे। यही होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। हम यहां पे क्रिया कर रहे हैं, जिस तरीके से अपन यहां मिल रहे हैं ना, चिंता मत कर, जो दोस्ती अपने बीच है ना, मेरी दोस्ती उसके साथ भी वैसी ही है, तेरी दोस्ती भी उसके साथ वैसी ही रखना, तभी अपने दोनों के बीच में कोई दरार नहीं आएगी। ये वही बात है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो कितना है, 1:8। देखो ऑक्सीजन का वही 8 हवाला आया, 8 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। सेम उस तरीके से 3 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा
1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, क्या ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गया? दो दोस्तों के बीच में जो दोस्ती है, ठीक है, अब आपकी दोस्ती, आपके बीच में दोस्ती है, ठीक है, लेकिन आप तीसरे इंसान को जानते हो, ये भी जानता है और आप भी जानते हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में बढ़िया दोस्ती है, इन दोनों के बीच में बढ़िया दोस्ती, और अपनी दोस्ती बढ़िया, बस। तो वही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। हाँ जी, फिर ताकि आगे की चीजों को हम शामिल लेकर आए। हाँ जी, ओके, क्लियर हो गया? अरे यार इसमें कैसे नहीं आ रहा है कमेंट ये? हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलो यार, ये कमेंट कैसे शो नहीं हो रहा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अरे जरा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां पे ये वाली अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया, सर एन कहां से आया? एच लिखना था ना, वो मैं बताता हूं बेटा। एन अणु है, कोई भी हो सकता है ना, एन संख्या है, नंबर है, एन क्या है? अणु। अगर इसके एन अणु होंगे तो इसके भी एन लगेंगे, इसके 2n, ये कोई संख्या है। जैसे कि अगर इसके 10 अणु हो अपने पास, इसके भी 10 खर्च होंगे और इसके 20 अणु बनेंगे। ये एक संख्या है, कोई भी हो सकती है, कोई भी, जहां एन क्या है? अणुओं की संख्या। खुश? मुझे लगा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको। ओके, कहां देखो, कहां देखो, कहां देखो? ऊपर। अच्छा, ओहो, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये HCl हो गया। खुश? सर इथेन बेंजीन हो सकता है क्या? अरे अब ठीक है बेटा। अरे यार H2 + Cl2 गिव्स HCl दिया, तो जो इनका रस समीकरण मिति का गुणांकों का अनुपात होगा, उसी अनुपात में उनका आयतन आएगा, उसी अनुपात में उनके अणु आएंगे, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? अरे अब तो ठीक है यार, डोंट पैनिक। हाँ HCl होना था। अब बताओ यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? सर लोस से क्वेश्चन आते हैं बेटा, आते तो हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पे ये क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि देखो ध्यान से, CO2 6:8 नहीं हो सकता। 6:8 क्यों होएगा बेटा? यार देख, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 ऑक्सीजन है 32। तो काटेगा तो बेटा कितनी बार कटेगा? 4 के पहाड़े से काटना, 3:8 आएगा ना। ठीक है, ऐसे कैसे काट रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अरे ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला आ गया? सर प्रतिशत शुद्धता बता दो। प्रतिशत शुद्धता भी आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है, प्रतिशत शुद्धता भी आएगा, परसेंटेज प्योरिटी। सर अभी क्लास क्लियर नहीं दिख रहा है यार, इसलिए मैं कमेंट नहीं चलाता हूं तुम्हारे, अलग अलग चीजें आती है निकल करके। वॉल्यूम अलग अलग होने की वजह से, हाँ अगर आयतन अलग रहेगा तो फिर अणु भी बदल जाएंगे। आयतन अलग रहेगा तो फिर अणु भी बदल जाएंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। सर बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा यार, तुम्हें क्लियर दिख रहा है क्या? तुम्हें क्लियर दिख रहा है बेटा? सर वहां पर 2HCl बेटा कर तो दिया मैंने, 2HCl बेटा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, 2HCl हो गया। अरे 2HCl हो गया, ठीक है। अगला, हाँ जी, अगले क्वेश्चन देखो, निम्न यौगिकों में से कौन सा गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण है? ये बताओ। एनसीईआरटी हाइलाइट्स करवा दो, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। अपन बेटा एनसीईआरटी इतना ज्यादा भी आप एनसीईआरटी पे फोकस ना करो, आप जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना उन पर ज्यादा फोकस करो। हाँ जी, इसका बताओ, निम्न में से कौन गुणित अनुपात के उदाहरण है? H2O, N2O, MgO, N2O, Na2O, BaO, SnCl2, SnCl4। दिख गया इसका? चमक गया इसका आंसर? दिख गया? समझ में आंसर आ गया? दिख गया इसका आंसर? सर 4। क्यों? क्योंकि दोनों में SN है और क्लोरीन है, लेकिन संख्या अलग अलग है। इसमें 1 SN पर 2 क्लोरीन, इसमें 1 SN पर 4 क्लोरीन। ठीक है, हो गया। गुणित अनुपात में जस्ट परमाणु सेम रहेंगे, बस संख्या बदल जाएगी, बात खत्म। अगला
अभिक्रिया दे रखी है आपको, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया में N2H2 और अमोनिया के आयतन का अनुपात ये रहता है, क्यों रहता है, किसने बोला? रेसिप्रोकल लो, मैं बेटा भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये बताओ कौन सा नियम लगेगा यहां पर? स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात और गेसीय अनुपात। गेसीय अनुपात, गेसीय आयतन, गेसीय आयतन, नियम। हाँ जी, अच्छे से सोचो, टेक योर टाइम, सोचिए, विचारिए, बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यार N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया, तो यहां पर अमोनिया भी गैस है, H2 भी गैस है, ये भी गैस है, तो यहां पर हमने 2 लगाया था, यहां 3 लगाया था, तो 1:3:2 आया। तो ये इनके रस समीकरण मिति गुणांकों का अनुपात है। और अगर उसी अनुपात में आयतन हो तो कौन सा नियम लगता है गुरुजी? गैस आयतन नियम लगता है, क्योंकि स्थिर अनुपात तो एक ही अणु के अंदर उपस्थित परमाणु के भारों का होता है। यहां तो एक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो पहला वाला हो ही नहीं सकता। बोलो दूसरा वाला गुणित अनुपात। गुणित अनुपात में हम क्या बोलते हैं? जब 2 तत्व एक से ज्यादा यौगिक बनाए। ऐसा कुछ सीन है ही नहीं, ये तो अभिक्रिया है, ठीक है, ओके। व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात का मतलब यह है कि जब 2 तत्व परस्पर मिलकर के कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें भारों का जो अनुपात रहेगा, अगर वह दोनों अलग अलग किसी तीसरे कंपाउंड के साथ मिलकर के कोई यौगिक बनाए तो उसमें भी वह अनुपात सेम रहेगा। तो ये भी यहां पर नहीं लगेगा, तो सिर्फ 4th ही लगेगा ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? जैसे नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्साइड बनाता है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 बनाता है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 बनाता है। तो क्यों बनाता है? उसमें क्या लगेगा? तुल्यांकीय अनुपात, गुणित अनुपात, स्थिर अनुपात या द्रव्यमान? सीधा सा है गुणित अनुपात, क्योंकि संख्या ही तो बदल रही है, एक तो फिक्स है ना, दूसरे की संख्या चेंज हो रही है, गुणित अनुपात लगा दो। समझ में आया? द्रव्यमान संरक्षण का क्यों लगेगा यार? गुणित अनुपात मैंने आपको ये बताया है, सिंपल सा, तत्व दोनों में सेम है, क्या अलग है? एक परमाणु फिक्स है, दूसरे की संख्या बदल रही है, तो गुणित अनुपात लगाना है, दैट्स इट, गुणित अनुपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, 2 क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन है ये। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया है, मतलब इंपोर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा अलग से हटके है। व्युत्क्रम नियम की बताता हूं बेटा, बताता हूं, पहले इसको करो आप आराम से, तसल्ली से। हाँ जी सर, सरल परमाणु के अनुपात में नजदीकी पूर्णांक, अच्छा नजदीकी पूर्णांक, जैसे कि देखना यार, अगर 1 पॉइंट, रुक जा, पहले भी इस क्वेश्चन को कर ले, उसके बारे में मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले, डोंट पैनिक। हाँ जी बताओ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन के 2 समस्थानिकों से क्रिया करता है, 12 के साथ और 14 के साथ, तो और ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पे कौन सा नियम लगेगा बाबू साहब? तो यार बना क्या रहा है? वो बना ये रहा है कि ऑक्सीजन भाई साहब जब कार्बन 12 से क्रिया कर रहा है और कार्बन 14 से क्रिया कर रहा है, तो यहां पे बना रहा है CO2, यहां पे भी बना रहा है CO2। तो यार CO2 तो सेम है ना, CO2 बन रही है, ओके, यहां भी CO2 है, यहां भी CO2 है, नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, यहां भी 1 कार्बन, यहां 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की तो बात ही नहीं लगेगी। अरे यार, यहां पे द्रव्यमान संरक्षण का तो नियम कोई लगेगा ही नहीं, ओके। तो द्रव्यमान
अगर मैं बात करूं इसके लिए तो यहां द्रव्यमान अलग रहेगा, यहां द्रव्यमान अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का भार अलग अलग आ गया, यहां पे 44 आएगा, यहां 46 आएगा। ओके। दूसरी बात, गुणित अनुपात। गुणित अनुपात का नियम, संख्या बदल थोड़ी न रही है, संख्या तो सेम है, तो गुणित अनुपात का नियम भी नहीं लगेगा। व्युत्क्रम अनुपात, भैया कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पे भी कार्बन और ऑक्सीजन है, गुणित अनुपात का नियम नहीं लगा। इनमें से कोई भी नियम यहां पर नहीं लगा। फोर्थ वाला करेक्ट होएगा। बोलो बच्चों, फोर्थ वाला करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि पहला वाला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उससे कोई मतलब हमें है नहीं, क्योंकि कोई अभिक्रिया होती तो बोलते भैया पहले जितना द्रव्यमान था बाद में उतना है। ठीक है, ओके। यहां पर गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात के नियम लगाने से भी कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि जितने परमाणु इसमें उतने ही इसमें नीचे वाले में सेम सेम है। ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात, कोई अलग से कोई तीसरा यौगिक नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब इस वाले को देखो, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्न में से के अलावा सभी के लिए वैलिड है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहां नहीं लगता है? हम कहां पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात नहीं कर सकते, बाकी हर जगह कर सकते हैं। ओके, वो है, बोलो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, वहां कोई नियम ही नहीं लग रहा है, बस वहां पे वो समझता नहीं कि कार्बन, जैसे कि जल, नॉर्मल जल भी होता है, भारी जल भी होता है। नॉर्मल जल का सूत्र होता है H2O और भारी जल का सूत्र होता है D2O, बस वो अलग अलग तत्व है। हाँ जी। द्रव्यमान संरक्षण, बेटा हम बोलते हैं कि द्रव्यमान हर एक अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, लेकिन कौन सी अभिक्रिया? जो कि नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हम पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो होता है रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो लगातार समय के साथ क्षय होते जाते हैं, जो कि समय के साथ कंटिन्यूअसली घटते जाते हैं, वो होते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, जो लगातार अपने में से छोटे छोटे पार्टिकल उत्सर्जित करते जाएंगे, तो हम उनका एक्चुअल मास कभी ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, समझ आया? समझ आया? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन यहां पर आप मास कंजर्व नहीं करा सकते। जैसे कि मैं बात करूं रेडियम के बारे में, रेडियम के बारे में, तो रेडियम क्या होता है? एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। क्या होता है ये? रेडियोधर्मी तत्व होता है। तो रेडियोधर्मी तत्व के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो, सपोज करो कोई तत्व ए, ये कैसा है बेटा? रेडियोधर्मी तत्व है, और मैंने इसके लिए बोल दिया अर्धायु, अर्धायु काल इसका बोल दिया मैंने 5 सेकंड। मैंने इसका अर्धायु काल बोल दिया, सपोज करो 5 सेकंड। अब अर्धायु काल क्या होता है कि कितने समय में ये आधा बचेगा। ठीक है, वह समय जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए वो समय कहलाता है अर्धायु काल। जैसे कि मान लो ए कोई तुम्हारा क्रियाकारक है जिसका अर्धायु काल 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड मैंने पहले उसको देखा, वो 10 ग्राम था। 5 सेकंड बाद कितना रह गया? 5 ही ग्राम रह गया। फिर 5 सेकंड बाद 5 का आधा 2.5 ग्राम रह गया। फिर 5 सेकंड बाद 2.5 का भी आधा 1.2 5 ग्राम रह गया। तो वो होता है रेडियो एक्टिव तत्व, जिसका समय के साथ लगातार डीके होता रहता है, जिसको हम देख ही नहीं सकते, मेजर करने जाएंगे फिर वापस से क्षय हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ओके, तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन जब कार्बन 12 के साथ रिएक्ट करता है या फिर कार्बन 14 के साथ रिएक्ट करता है, तो इनमें से कोई भी नियम नहीं लगता है, और यहां पे नाभिकीय अभिक्रिया होती है। सब व्युत्क्रम का नियम कैसे पहचाने मैं बता रहा हूं, अभी लिखवा दूंगा मैं, खुश। अब अगली बात, चलो यहां पे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं व्युत्क्रम वाला नियम। ठीक है, व्युत्क्रम, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं लिखवा नहीं पाया, यहां लिखवा देंगे व्युत्क्रम अनुपात नियम। व्युत्क्रम अनुपात नियम, ये फिर बाद में उन्हीं का कॉम्बिनेशन है जो बनाया गया। क्या कहता है? यदि 2 तत्व मिलकर
कोई यौगिक बनाते हैं तो उनके परमाणु भारों का अनुपात निश्चित होता है। ये तो हम जानते हैं, निश्चित होता है। परंतु ओके, ये दिया था बेटा रिचर नामक वैज्ञानिक ने। परंतु यदि यही तत्व किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर अलग अलग यौगिक बनाए तो भी इनका अनुपात वही होता है। तो भी इन तत्वों का ऐसा लिखना बेटा, इन तत्वों का अनुपात वही होता है जो पहले परस्पर बनाए गए यौगिक में था। समझ में आया? अब जरा देखो, उदाहरण। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना रहे हैं, तो इनमें अनुपात क्या है? 3:8 होता है। 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। अगर सपोज करो, मान लो इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर के यौगिक बनाया, जैसे कि सपोज करो CH4, तो यहां पर अनुपात कितना आएगा? वो 3:1 आएगा। कैसे बताया था वो मैंने पीछे बता दिया, एक्सप्लेन करा दिया। ओके, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी, और या अब ऑक्सीजन भी अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कोई अलग यौगिक बना ले, जैसे कि H2O, तो यहां पर इसका अनुपात कितना आता है? 1:8 आता है। तो यहां पे जरा देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के 3:8 में क्रिया कर रहे हैं, मतलब 3 ग्राम कार्बन लगेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी। तो यही अनुपात इन तत्वों का किसी अन्य तीसरे तत्व के साथ भी रहेगा मेंटेन, जब वो अलग अलग क्रिया करें। तो यहां पे जरा देखो, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी, यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 3:1। ये 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, ये बता रहा है इनका। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 1 या 2। लेकिन ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके जरिए आप बाकी चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। 3:8 कहां से आ गया यार? ये चीज मत पूछो यार। CO2, कार्बन का भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16। 2 है बेटा, कितना हो जाएगा? 32। 4 के पाड़े से काटो ना इसको 4 बार, ये कट जाएगा बेटा। 4 के पाड़े से काटो इसको 3 बार, ये कट जाएगा 8 बार, तो कितना आ गया? 3:8। ऐसे आया ना? ठीक है, ऐसी छोटी चीजें मत पूछा करो यार, टाइम वेस्ट होता है इससे। ठीक है, ये 12:4, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3:1। 4 के पाड़े से काट दो। H2 में देखो, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 2 का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1:8। तो जो 3 यहां पर है कार्बन का, वही 3 यहां पर है कार्बन का। जो 8 यहां पर है ऑक्सीजन का, वही 8 यहां पर है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपन इनको देखा। अब तो आ गया होगा सर, क्लास के क्वेश्चंस नोट्स में कॉपी करें। बेटा ये क्वेश्चन ना आपको होमवर्क में मैंने दिए थे, ठीक है, मैं यहां पे करवा रहा हूं इनको। हो गया भाइयों? अब तो हो गया। मुझे क्वेश्चन कैसे भेजें? आप टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हो, तुम्हारे लिए मैंने चैनल बनाया है अच्छा वो तो चैनल बनाया ना,
आप मेरे को इस पर भेज सकते हो, यही मेरी टेलीग्राम की आईडी है @कामेश जांगिड, आप इस पर मैसेज भेज सकते हो। ठीक है सर, भार का अनुपात ही क्यों ले रहे हो? बेटा भार का ही तो अनुपात लेते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है कि कोई भी यौगिक में जो परमाणु होता है वो उनके परमाणु भारों के सरलानुपात में होता है, जो कि सदैव फिक्स रहता है, उसमें कभी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हाँ जी, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। अरे यार ये वाला क्वेश्चन सर टीचर का हैंड रिटन नोट्स कब मिलेगा? बेटा डाल दिया है, बार बार थोड़ी डालूंगा यार, डाल दिया, अपलोड कर दिया। 1 लीटर के 4 फ्लास्क है, 1 फ्लास्क, 2 फ्लास्क, 3 फ्लास्क और ये 4था फ्लास्क, टोटल 4 फ्लास्क के 1 लीटर के। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। 1 लीटर के 4 फ्लास्क है, पृथक पृथक रूप से एक समान कमरे के ताप और दाब पर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और ओजोन से भरा गया है, तो उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? एक में क्या भरी हुई है? H2, एक में क्या भरी हुई है? हीलियम, एक में क्या भरी हुई है? O2, एक में क्या भरी हुई है? ओजोन। अब बोलो, 1 लीटर का ये है, 1 लीटर का ये है, 1 लीटर का ये है, 1 लीटर का ये, हमें क्या पूछा गया है? इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर बताओ। एक बार मैं आंसर चेक करूंगा बेटा, सबके कमेंट इग्नोर करूंगा। 1 1 1 1 4 3, सोचो सोचो सोचो, 1 3। अरे नालायकों, पूछ क्या रहा है तुमसे, ये तो पूछो। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तुमसे अणुओं की संख्या के अनुपात के बारे में बात ही नहीं कर रहा लल्ला। स्थिर ताप और दाब है और स्थिर आयतन है। स्थिर ताप और दाब पर अणुओं की संख्या सेम रहती है, मतलब अगर इसका एक आयतन लूंगा तो इसका अगर एक अणु तो इसका भी एक अणु, तो इसका भी एक अणु, इसका भी एक अणु। ये किसका अनुपात है? अणुओं की संख्या का, अणुओं की संख्या का अनुपात है ये अणुओं की संख्या का अनुपात है। मतलब जितने अणु इसमें होंगे उतने ही अणु इसमें है, उतने ही अणु इसमें, उतने ही अणु इसमें। हमसे क्या पूछा है नालायक को? परमाणुओं का पूछा है ना। तो इसमें कितने परमाणु है? जस्ट दुगने। एक अणु में 2 परमाणु है तो इसमें 2 परमाणु आएंगे। हीलियम तो एकल ही रहता है, ठीक है, अणु बोलो या परमाणु बोलो बात एक ही, वो तो एक ही रहेगा। इसमें कितने ऑक्सीजन है? एक O2 अणु में 2 ऑक्सीजन है, O3 में 3 है, तो ये किसका अनुपात आया? परमाणुओं का अनुपात आया, परमाणुओं का अनुपात। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप समझ सको, वरना यार इसमें इतना टाइम नहीं लगता है बेटा। आगे बढ़ो। अगला ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम करना, आप टाइम लेना बढ़िया से इसको सोल्व करना घर पर, ठीक है। शायद ये मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया इस वजह से। हाँ जी, करोगे। ए और बी 2 समान बर्तन हैं, 2 समान बर्तन हैं। ए में 1 वायुमंडल और 298 केल्विन पर 15 ग्राम इथेन है। अच्छा ठीक है, ओके। बर्तन बी में समान ताप और दाब पर गैस का 75 ग्राम है, ओके। X2 का 75 ग्राम है, तो वाष्प घनत्व होगा। कर सकते हो? क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन को समझ लेते। दोबारा से बताता हूं मैं ना, दोबारा से बताता हूं। 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है, ठीक है। ए में 1 वायुमंडल और 298 पर क्या है? 75 ग्राम इथेन भरी हुई। इसमें भरी हुई है 75 ग्राम इथेन C2H6, और इसमें X2 75 ग्राम है। जो प्रेशर और टेम्परेचर यहां है वही प्रेशर और टेम्परेचर यहां है। समान बर्तन है, मतलब जो आयतन समान दोनों का आयतन भी सेम है। अब इतना हिंट मिल गया तो चीजों को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, आंसर तुम्हारे सामने चमक जाएगा। क्या चमकेगा? आंसर।
समान ताप और समान दाब पर यदि समान आयतन वाली गैसें ले ली जाए तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। इसके जितने अणु आएंगे उतने ही अणु इसके कर देना, काम हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं? 15 ग्राम लिखा है ना बेटा, और यहां पे 75 ग्राम। अरे 15 ही तो लिया हुआ है, 15 ग्राम इथेन। ओके, आवोगाद्रो का नियम लगाओ ना, आवोगाद्रो का नियम लगाओ ना। नियम इसीलिए तो काम आता है, आवोगाद्रो का नियम लगाओ ना बच्चों। यार दो अलग अलग पात्र है, लेकिन जो समान बर्तन है, समान बर्तन मतलब उनका समान आयतन है। ओके, तो जो प्रेशर टेम्परेचर यहां दे रखा है उसी प्रेशर टेम्परेचर पर ये कंडीशन लगा रखी है। समान बर्तन है, जो आयतन इसका होगा वही आयतन होगा। इसके आप क्या निकाल लो, अणुओं की संख्या निकाल लो, वही अणुओं की संख्या इसके बराबर कर देना। वाष्प घनत्व निकाल, वाष्प घनत्व के बारे में बोल रहा है, पहले अणुभार निकाल लो, उसका डबल कर देना। नहीं चमका? अरे यार, हमको ये दिया गया है ग्राम में भार, ग्राम में भार से क्या निकाल लू मैं? मोल निकाल लू। ग्राम में भार दे रखा है तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिए, मैं रफली कर रहा हूं, आपको घर पे सोल्व करना है, घर पर करना है, ये पूरा घर पर पूरा करना है। मैं बताऊं, लो भैया जी मैं बताता हूं, ठीक है? आगे खाली जगह है क्या? नहीं है, थोड़ा सा किया करो बेटा काम। हाँ जी, क्या पहली बात यहां पर आवोगाद्रो का नियम लगे? क्या पहली बात यहां पर आवोगाद्रो का नियम लगेगा? ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है? एथेन के लिए मैं क्या निकाल लेता हूं बेटा, इसके लिए मोल निकाल लेता हूं, मोल्स ऑफ इथेन। ग्राम में भार 15। इथेन का अणुभार कितना होता है? इथेन का अणुभार कितना होता है? अणुभार इथेन का कितना होता है? 30, क्योंकि इथेन का सूत्र होता है C2H6। एक कार्बन का 12, 2 का 24, 24 और 6 30, तो ये आ गया भैया आधे मोल, 1/2 मोल आ गया। मोल आ गया तो अणुओं की संख्या याद कर लेंगे। ओके, एक मोल में Na अणु, तो आधा मोल में आधा Na। अणु तो क्या जितने अणु इसमें क्या उतने अणु उसमें? बोलो कैसे? आवोगाद्रो के नियम से, आवोगाद्रो के नियम से। चूंकि हम जानते हैं, है ना, चूंकि हम जानते हैं कि समान ताप दाब पर समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, समान ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों कर लेना यहां पर, वाली गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। बोलो, मतलब जितने अणु इसके आए उतने अणु उसके आए। अतः बी पात्र में उपस्थित गैस X2 के अणुओं की संख्या भी कितनी आएगी बेटा? Na/2। आ गया? बोलो, कर लोगे? अब आगे देखो, इसका ग्राम में भार दे रखा है, वाष्प दाब ज्ञात करना है। ग्राम में भार दे रखा है, वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो जरा देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा ना थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया?
ग्राम में हमें क्या पता चल गया, इसके अणुओं की संख्या पता चल गई। तो क्या यार यहां पर अगर मैं इस गैस के लिए दिए गए अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या कर दूं तो इसका मोल आ जाएगा, हाँ है ना। ग्राम में भार मुझे दे रखा है, अणुभार निकाल लूंगा, अणुभार का आधा कर दूंगा तो वाष्प दाब आ जाएगा। अणुभार का नहीं आया, अब बेटा फिर नहीं आएगा, इतना तो करना पड़ेगा भैया। जितने अणुओं की संख्या इसकी रहेगी उतने अणुओं की संख्या इसकी रहेगी ना यार। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ X2 गैस निकालूं तो यहां पर क्या करेंगे, ग्राम में भार बटे अणुभार, एक सूत्र तो ये होता है, या फिर अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, ये सूत्र लगाएंगे तो यार ग्राम में भार कितना दे रखा है, 75। ठीक है, मेरे को मोल की जरूरत नहीं है, इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, 75 बटे मोलिकुलर वेट बराबर अणुओं की संख्या कितनी आ गई, Na बटे 2, Na बटे 2 आ गई, डिवाइड बाई Na, तो Na से Na छम कितने आ गए, 1 बटे 2। ठीक है, 75 बटे मोलिकुलर वेट कितना आ गया, ये 1 बटे 2। ठीक है, ये गुणा हो जाएगा, मोलिकुलर वेट कितना आ गया बेटा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा 150, मोलिकुलर वेट आ जाएगा 150। ओके, और मोलिकुलर वेट का आधा क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी आ जाएगा, जो आपको सोल्व करना है। हाँ 75 ही आएगा बेटा, अणुभार आ गया 150, तो उसका आधा आपका आ जाएगा ये 75। बोलो, मोलिकुलर वेट आ गया ना। चूंकि हमने पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलिकुलर वेट का आधा होती है, तो ये आ जाएगा बेटा 75। एक बार चेक कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा, अब देखो मैं दोबारा से बताता हूं, जिनको समझ में नहीं आया एक बार मैं दोबारा से बताता हूं, तुम्हारे कमेंट्स देख देख के ना बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, हमें क्या बोला गया था, हमें ये बोला गया था कि जिस ताप और दाब पर ये पात्र है उसी ताप और दाब पर इस पात्र में गैस भरी हुई है, और समान बर्तन है। समान बर्तन का मतलब उनका आयतन भी सेम होएगा, मतलब समान ताप दाब पर, मतलब निश्चित ताप दाब पर समान आयतन है, तो उनमें क्या अणुओं की संख्या भी सेम होती है। देखो जरा, अवोगाद्रो का नियम क्या बोलता है कि समान ताप दाब पर समान आयतन में सभी गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है, जैसा हमने यहां पर करा। अगर इसका 1 लीटर ले रहा हूं, इसका भी 1 लीटर मैंने लिया, तो जितने अणु इसमें होंगे उतने ही अणु इसमें होंगे, इसलिए मैंने यहां पे n अणु लिखा, तो यहां पे भी n ही लिखा। यहां पर अगर आयतन दुगना हो गया तो अणु भी दुगने हो गए। देखो, तो वही चीज यहां पर हमने लगाई, और यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जितने अणु इसमें है उतने ही अणु इसके अंदर कर दो, जितने अणु इसमें थे उतने ही अणु इसमें कर दिए। तो मैंने क्या निकाल लिया, पहले इथेन के मोल निकाल लिए, फिर मोल को Na से गुणा कर दिया, अणुओं की संख्या आ गई, मतलब इसमें इतने अणु हैं तो इतने ही अणु उसमें, तो उसके अणु आ गए। X2 गैस के अणुओं की संख्या आ गई, अणुओं की संख्या आ गई। अब अणुओं की संख्या का क्या मैं चार डालूंगा, मेरे को तो क्या निकालना है, वाष्प घनत्व निकालना है। तो अणुओं की संख्या दे रखी हो तो वाष्प घनत्व निकालना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, अणुओं की संख्या पता चल गई बटे अवोगाद्रो संख्या, तो मैं मोल निकाल सकता हूं। अणुओं की संख्या मेरे को पता चल गई बटे अवोगाद्रो संख्या, अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या मोल निकालने में काम आएगा। और एक सूत्र और जानते हैं मोल ज्ञात करने का, ग्राम में भार बटे अणु भार। तो यहां से हमारे पास सारी चीजें आ गई भाई। यहां पर Na/2 बटे Na से Na छम 1/2 मोल आ गया। 1/2 मोल को मैंने क्या किया, ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार के बराबर कर दिया। ठीक है, ये 2 से गुणा हुआ, ये मोलिकुलर वेट आ गया 150। और हम जानते हैं वाष्प घनत्व, नहीं जानते हो तो भैया फिर मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर यहां पे तुम्हें समझ में, ये काटना ही पड़ेगा मुझे। हाँ जी, इसलिए बेटा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है,
वाष्प घनत्व बराबर होता है अणुभार बाई 2। जो भी अणुभार है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अणुभार कितना आया था 150 बटे 2 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब बताओ, अब भी समझ में नहीं आया? ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उल्टा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको अच्छे से पूरा टाइम दूंगा, सोचना होगा, आपसे ही होगा, अच्छे से होगा। देखो, हाँ जी 2 क्वेश्चन है ये, पहले ये करेंगे फिर इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100 ग्राम इथाइलिन, एथिन को ही बोलते हैं इथाइलिन, इस समीकरण के हिसाब से कन्वर्ट हो रही है, पॉलीइथाइलिन बना रही है, उसका भार कितना होगा? लगाओ दिमाग। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हमें क्या दे रखी है, अभिक्रिया दे रखी है N गुणा ये इथाइलिन या एथिन बोल दो इसको, इसका कितना लिया मैंने 100 ग्राम लिया। अब 100 ग्राम से इन्होंने बना दिया कोई ऐसा उत्पाद, ठीक है जी भैया, ये पॉलीथीन बना दी, पॉलीथीन बना दी, एथिन दी हुई थी, एथिन का बहुलीकरण करवा दिया, N अणु लिए पॉलीथीन बना दी। तो बनने वाली पॉलीथीन का भार कितना होगा ये हमसे पूछा है। अब 1 सेकंड में आंसर इसका, बिना पेन चलाए बोलो। सद्रव्यमान संरक्षित रहता है, सो ही रहेगा, जितना लिया था ना उतना ही तो बनेगा, जितना लिया था उतना ही तो बनेगा, बोलो। 100 ग्राम, 24 ग्राम, 24 ग्राम क्यों होएगा, 100 ग्राम रहेगा, ठीक है, 100 ग्राम रहेगा ना सर। इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा क्या यार? अपन यही तो देखते ना, अपन क्वेश्चन की साइज को देख करके डर जाते हैं, जबकि परमाणु द्रव्यमान तो संरक्षित रहता है। द्रव्यमान अगर इधर 100 लिया है ना तो पूरा इसी में कन्वर्ट होएगा ना, तो 100 ही तो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। 1 सेकंड में आंसर था, बड़ा लगता है लेकिन आंसर तो ऐसे ही है, ठीक है, हलवा टाइप, ओके। द्रव्यमान संरक्षण, अरे भैया ये एक क्रियाकारक और ये उत्पाद, इसके अलावा और कुछ तीसरा है ही नहीं। ये तुम्हें दिया और इससे ये बनाना था, कोई तीसरा बीच में आया ही नहीं, तो जितना ये था उतना ही इसी में तो कन्वर्ट होएगा। तो जितना क्रियाकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है ना। ये कैसे हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल? बेटा आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ना कि क्रियाकारक का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का होता है, तभी तो हम अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, ठीक है। नहीं आया, अच्छा तो मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा देता हूं, आ जाएगा, ठीक है। समझेंगे कैसे? देखो एक अभिक्रिया दे रखी है, आपसे ये बोला गया है कि भाई साहब ये तुम्हें 100 ग्राम दिया है और तुमसे पूछा है ये कितना ग्राम बनेगी। भैया ऑप्शन में देखो N/2, 100 ग्राम 100 बटे N, 100 गुणा N ऐसे दिया हुआ है, मतलब उसका आधा होगा, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा ये दे रखा है। तो भैया हमें तो पता है ना जितना द्रव्यमान लेंगे उतना ही जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया में तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ओके। एथिन का मोलिकुलर वेट नहीं रख सकते क्या? एक बच्चा बोल रहा है इस सवाल में, अरे बाबू एक बच्चा बोल रहा है मोलिकुलर वेट, अरे भैया इथेन अलग गैस है और ये अलग गैस है, दोनों का मोलिकुलर वेट अलग अलग है, अणुभार अलग अलग है बच्चा, अणुभार अलग अलग है, तो सेम क्यों रखेंगे। अब आगे, अब ये वाला क्वेश्चन करो, यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, ये तो तुम कर लेना घर पर, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये तुम कर लेना, द्रव्यमान संरक्षण देखते ही चमक गया होगा तुम्हें, खुद कर लेना। ये वाला करो, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम अभी करो। 2 फ्लास्क दे रखे हैं,
ए और बी जिनका आयतन क्षमता दे रखी है समान परिस्थितियों में, तो अमोनिया और SO2 गैस के समान मोल दो। अच्छा क्वेश्चन अधूरा, 1 मिनट में तुम्हारे कमेंट हाइड कर देता हूं और इस क्वेश्चन को ना सही लिख देता हूं। 2 फ्लास्क ए और बी जिनमें आयतन क्षमता समान है, समान परिस्थितियों में अमोनिया और SO2 गैस के मोल है, के समान मोल है, नहीं के मोल है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको नियम क्लिक करना चाहिए कि कौन सा नियम लग रहा है। हमें क्या बोला गया है, 2 अलग अलग फ्लास्क है भाई साहब, एक फ्लास्क ये मान लो, एक फ्लास्क ये मान लो, जिनकी आयतन क्षमता समान है, समान ही परिस्थितियां हैं, तो हो गया ना काम। अगर इसमें अमोनिया है, इसमें अगर SO2 है, तो यहां पर के मोल क्या होंगे, सेम ही होंगे। क्या होंगे, सेम ही होंगे, हाँ या ना। जरा देखो ध्यान से, इसमें जितने, क्योंकि अणु सेम, अणुओं की संख्या समान, अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, जितने अणु इसमें उतने ही अणु इसमें, तो अवोगाद्रो संख्या को डिवाइड करेंगे तो फिर मोल भी सेम ही आएंगे। देखो जरा यार, हम जानते हैं मोल ज्ञात करने का सूत्र, अमोनिया भी गैस है, SO2 भी गैस है, और दोनों अणु अणु है, तो अणुओं की संख्या दोनों में सेम, अणुओं की संख्या समान है बटे अवोगाद्रो संख्या, अणुओं की संख्या जितनी इसमें उतनी इसमें। कैसे, अवोगाद्रो के नियम से कि निश्चित ताप और दाब पर समान आयतन में उपस्थित गैसों के अणुओं की संख्या सेम होती है। ठीक है, तो अणुओं की संख्या इसमें जितनी होगी, मान लो इसमें 10 है तो इसमें भी 10 ही है, तो 10 बटे Na 10 बटे Na दोनों के लिए सेम सेम करेंगे तो मोल भी तो सेम ही आएंगे लल्ला, वो तो मैंने पहले खुद ही लिख दिया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। थोड़ा सा हल्का सा कॉमन सेंस। क्लियर हो गया, अब ये खत्म हो गया। अब आगे की चीजों को अपन डिस्कस में ले लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। खत्म, ओके। जो क्वेश्चंस रह गए वो आप खुद कर लेना। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूं अच्छे से, ताकि हम इनको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार पढ़ा देता हूं, जितना अपना यहां काम आएगा ना सिर्फ उतना अपन को पढ़ना है, बाकी रेडॉक्स में पढ़ना है। बाकी प्रतिशत शुद्धता क्या होता है, प्रतिशत लब्धि क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, भले कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें। हाँ जी, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। अगर परिभाषा के ऊपर जाए तो परिभाषा कोई ज्यादा इसकी खास नहीं है, परिभाषा इसकी कोई ज्यादा खास नहीं है। खास है तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे करते हैं। आपके यही चीज काम आएगी कि तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे करते हैं। ओके, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए प्रैक्टिकल, वहां पे जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाते हो तो एक डिवाइस होती है, उसकी हेल्प से इनको मेजर कर लिया जाता है। ओके, इसका सिंपल सा सूत्र होता है, परमाणु भार को किससे, संयोजकता से गुणा करते हैं, फिर तुल्यांकी भार निकालते हैं, ये फिक्स होता है हर एक के लिए। ओके, तो यार इसको मेजर कर लिया जाता है, लेकिन हमारे काम का क्या है जो यहां पर हमें समझना है और बढ़िया से क्लियर करना है। परिभाषा में मैं चलूं तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, आओ जरा इसकी हम परिभाषा पे समझते हैं। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो H2 के, H2 गैस है, H2 के 1.008 ग्राम या O2 के 8 ग्राम या Cl2 के 35.5 ग्राम। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज, यहां 16 लिखो यार, 8 नहीं 16। ठीक है, 16
या Ag के 108 ग्राम के साथ क्रिया करती हो या इनके इतने भार का प्रतिस्थापन करती हो, भार का प्रतिस्थापन करती हो, तुल्यांकी भार कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। देखा, कहा था ना मैंने, परिभाषा थोड़ी अलग है। परिभाषा सिंपल सी ये है कि मान लो मेरे पास H2 गैस है, तो H2 गैस के साथ अगर किसी पदार्थ की जो मात्रा रिएक्ट कर रही है, मान लो मेरे पास H2 गैस है, इस सिलेंडर में मान लो H2 गैस भरी हुई, जिसका ग्राम में भार कितना है 1.008। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जो H2 गैस के 1.008 ग्राम के साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ क्रिया कर रहा है, Ag के 108 ग्राम के साथ क्रिया कर रहा है, तो उस पदार्थ की मात्रा ही कहलाती है तुल्यांकी भार। परिभाषा पे नहीं जाना, सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है, वो हमारे काम आएगा। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है, कहीं काम नहीं आएगी, काम आएगा इसका फॉर्मूला जो हमारे जन्म जन्मांतर काम आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, अब देखो वो फॉर्मूला। हाँ जी, तुल्यांकी भार E एवं अणुभार, अणु के लिए अणुभार, परमाणु के लिए परमाणु भार, अणुभार या परमाणु भार में संबंध। ठीक है, क्या होता है संबंध, आइए जरा यहां पर चेक करें। तो संबंध सिर्फ इतना होता है कि तुल्यांकी भार E मुझे ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जो भी भार है, परमाणु भार या अणु भार, उसमें N कारक का भाग लगाते हैं। ठीक है, परमाणु भार या जो भी अणु भार है उसमें किसका भाग लगाएंगे बेटा, N कारक का, N कारक का। अब आप बोलेंगे ये N कारक क्या है, ये दोनों तो मुझे पता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला तुम्हें सोडियम का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, सोडियम के ग्राम, जो भी सोडियम का परमाणु भार होता है उसमें N कारक का भाग लगाओगे। मैंने तुमसे बोला HCl का तुल्यांकी भार कितना होता है, तो तुम क्या करोगे, HCl का अणुभार, उसका N कारक देखोगे। अब ये N कारक क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले में ही हमें सारी बातें क्लियर करनी है, जहां पर N कारक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको N फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको N फैक्टर। ये क्या है, संख्या है, ये कोई संख्या होगी। अब वो संख्या क्या होगी वो मैं खुद आपको बताऊंगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है जो भी अणुभार है या जो परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणुभार बटे N कारक। अब यहां पर क्या क्या है, अलग अलग तत्व, यौगिक, अणु, अम्ल, क्षार, उनका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए चलिए उस पर बात करें। इतना हो गया, नोट कर लिया, आगे देखो। हाँ जी, हाँ, N कारक ज्ञात करना, N कारक की जगह लिख लो तुल्यांकी भार ज्ञात करना, तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो जरा देखो ध्यान से क्या चीज है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना सबसे पहले तत्व के लिए, और हमें इस चैप्टर में तत्व से रिलेटेड ही बात करनी है, ज्यादा कुछ डेप्थ में जाना ही नहीं है। ऑक्सीकारक अपचायक क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तत्व के लिए
अगर मुझे किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है उसका सिंपल सा सूत्र है, तत्व का क्या होता है, परमाणु भार बटे तत्व की होती है संयोजकता। तो यहां एन कारक की जगह में लिख दूंगा संयोजकता। समझ में आ गया? तो तत्व के लिए हम एन, ये एन कारक आ गया और उसको रख देंगे, परमाणु भार बटे संयोजकता, तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा, आयन के लिए कोई आयन है, जैसे कि धनायन है, ऋणायन है, कोई भी आयन है, उसके लिए तुल्यांकी भार मेरे को ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार मुझे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कोई भी आयन या जो भी है, अणु है, परमाणु है, जो भी, अगर मान लेते हैं जैसे कि अणु है, अणु भार बटे उसका आवेश, उस पर जो आवेश उपस्थित है वही उसका एन कारक का काम करेगा। आयन पर उपस्थित आवेश, जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, SO4-2 का तुल्यांकी भार होगा। सब क्लियर हो पा रहा है बेटा? SO4-2 का तुल्यांकी भार क्या होगा? अब तुल्यांकी भार का सूत्र क्या बताया था सर ने, अणु भार बटे एन कारक। अब ये तो क्या है, एक आयन है और आयन पर क्या है, आवेश, तो आवेश का भाग लगा देंगे, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, SO4-2, इसमें एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो यहां पर इसके लिए अगर मैं बात करूं, ये आयन है और आयन का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो यार अगर मैं ज्ञात करूं यहां पर तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार ज्ञात करूंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा, इसका भार बटे एन कारक, एन क्या है, आवेश है। हाँ जी, सल्फर का भार कितना होता है बेटा, 32, 4 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है, 16, आवेश कितना है, आयन पर उपस्थित आवेश माइनस का 2, केवल हमें संख्या लिखनी है। ठीक है, ताकि भार तो एक संख्या आएगी ना भाई, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, -2 किलोग्राम कोई आदमी होता है क्या? सर मेरा भार ना -2 ग्राम है, 0 भी नहीं है, नगण्य है तुम तो। ठीक है, वैसे तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इनको जोड़ लो, 16 चौक 64, और 64 और 32 होता है 96, 96/2 कितना आ जाएगा बेटा, 48 ग्राम। भार है तो जो भार की इकाई होती है वो लग जाएगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, बस मैं इसीलिए आपके कमेंट्स हाइड करता हूं बेटा, ताकि अपन ना टॉपिक पर बने रहे, उससे हटे ना। 48 ग्राम आ गया। तो क्या तुल्यांकी भार ज्ञात करना आया तत्व के लिए, आयन के लिए। अब अम्ल के लिए क्या होता है, क्षार के लिए क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी अपने आगे काम आएगा, यहां काम नहीं आएगा। हाँ जी, ये हो गया। अगला थर्ड, अम्ल के लिए। अगर मैं किसी अम्ल के लिए बात करूं तो यहां पर अम्ल अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा एकल क्षार की जो 1 H+ आयन देता होगा, कोई 2 H+ आयन देते होंगे, कोई 3 H+ आयन देते होंगे। देखो अभी मैंने कमेंट हटाए, तुरंत ना अजीब अजीब कमेंट आने लग गए। बेटा तत्व बोल या एटम बोल, उसके लिए सेम ही जो संयोजकता है वही एन कारक है। अम्ल के लिए बेटा तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र है, अम्ल का अणुभार लिखो ऊपर। अम्ल क्या त्यागता है, H+ आयन। क्या देता है, H+ आयन। अम्ल का H+ आयन, तो नीचे आएगा H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या।
जिसमें N का। अब अम्ल भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एकल क्षारकीय अम्ल, एकल क्षारकीय अम्ल जो एक ही H+ देते हो, एकल क्षारकीय अम्ल। एकल क्षारकीय अम्ल क्या होते हैं? जो एक H+ आयन देते हो। उदाहरण HCl, HBr, HI, HF, सब में एक एक H+ ही तो है। HNO3, HNO2 आदि, ये सब एकल क्षारकीय अम्ल है, मतलब इनमें एक ही H+ आयन है। समझ में आ गया? तो H+ आयनों की संख्या कितनी हुई? 1। तो N कारक कितना हुआ? 1। समझ में आ गया? ठीक है, इन सबके लिए N कारक कितना होगा? 1, क्योंकि ये एक ही H+ आयन देते हैं। तो जो इनका अणुभार है वही इनका तुल्यांकी भार है। ओके, अब द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल। अब द्विक्षारकीय अम्ल का मतलब जो 2 H+ आयन देते हो, जैसे कि H2SO4 2 H+ आयन देता है, जो 2 H+ आयन देते हो। उदाहरण H2SO4, सब जानते होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, एक होता है H3PO2, सॉरी H3PO3, H3PO3, फोस्फोरस अम्ल, फोस्फोरस अम्ल, सबको क्लियर है? फोस्फोरस अम्ल ये होता है द्विक्षारकीय अम्ल। इसके लिए N कारक की वैल्यू कितनी होगी? 2। N कारक कितना होगा इसका? 2, तो बटे में 2 रख देंगे। इतना नोट डाउन कर लो, बस एक और लिखवा देता हूं। ओके, फिर क्षार के लिए अपन आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, चिंता मत करो, अभी अपना स्टार्ट हुआ है। अभी मैं आपको इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले लेक्चर में इतना सारा देख लोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे तो यही सोच लेंगे, अरे यार इतना है क्या, और कितने दिन तक ये चलेगा। तो इसलिए, और कुछ नहीं है, वरना इसमें पढ़ाने में भी और भी पढ़ाया जा सकता है। हम उनको आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। बस मैं ये चाहता हूं इस चैप्टर से आप ये सीखें कि केमिस्ट्री आसान है, सीखी जा सकती है। बस थोड़ा सा हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्वेश्चन को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, फिर हम कर सकते हैं। बस इतना मेरा कहना है। अगर आप पहले वाले चैप्टर में सब कुछ मैं अगर करवा दूंगा ना, तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्लियर हो गया? द्विक्षारकीय अम्ल। अगला होता है बेटा त्रिक्षारकीय अम्ल। जो 3 H+ आयन दे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण H3PO4, फोस्फोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं फोस्फोरिक अम्ल। ये क्या देता है? 3 H+ आयन त्यागता है। देखो, जैसे ही हम इसको जल में डालते हैं तो ये 3 H+ आयन निकालता है। अब 3 धनायन अलग हो गया तो बचा है क्या? PO4। इस पर क्या आ गया? -3 आवेश। PO4 आपने पढ़ा होगा ना, आवेश भी संरक्षित रहता है। 3 धनायन अलग हो गए तो 3 ऋणायन भी बने होंगे। भाई कोई मान लो मैं इस जगह से उठ करके दूसरी जगह जाऊंगा तो ये जगह खाली हो जाएगी ना, तो 3 धनायन निकल गए तो 3 ऋणायन बन गए। तो यहां पर इसने कितने H+ आयन त्यागे? 3 H+ आयन। तो इसका N कारक कितना हुआ? 3। बस यही मेरा कहना था। तो अगर आप
इसके लिए तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाहते हो, हाँ जी, जैसे कि अगर मैं बात करूं H3PO4 का तुल्यांकी भार अगर हम निकालें कितना आ जाएगा, जो भी इसका अणुभार होता है बटे 3, क्योंकि यहां पर n कारक 3 है, जो भी अणुभार होगा बटे 3 कर देंगे। अब H3PO4 का तुल्यांकी भार निकालो, इसका अणुभार निकालो। 3 हाइड्रोजन है गुरुजी, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 गुणा 1, फास्फोरस का कितना होता है 31, ओके, और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ओके, ये 3 और 34 और 98 बाई 3 आ जाएगा, 98 बाई 3 हो जाएगा, बोलो 64 और 34 होते हैं 98, 98 बटे 3 आ जाएगा, जो भी आएगा देख लेंगे अपन, जो भी आएगा देख लेंगे अपन। 32.666 समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, हाँ 32 पॉइंट समथिंग वैल्यू, 32.66 समथिंग वैल्यू आएगी, वही इसका ग्राम में भार आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है? तो ऐसे अपन को सोल्व करना है। और क्षार के लिए और लिखवा देता हूं, बस बात खत्म। हाँ जी, क्षार के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है? जो भी उसका अणुभार है बटे त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या, अणुभार बटे क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या, बस, इससे ज्यादा अभी अपन यहां नहीं देखेंगे। अच्छे से आप इनको देखो, सोल्व करो, मजे लो, चीजों को क्लियर करो, ठीक है। इसी तरह क्षार, कोई 1 OH माइनस आयन त्यागता है, कोई 2 त्यागता है, कोई 3 त्यागता है, कोई 4 त्यागता है, वो यहाँ पे अपन डिवाइड में रख देंगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, काम हो गया बेटा? हाँ जी सर, लिखवाने में तो इंटरेस्टेड, टाइम हो गया बेटा, टाइम हो गया। हाँ जी, अरे क्लियर हो गया बच्चे, हर एक चीज क्लियर हो गई। जैसे कि देखो उदाहरण, NaOH, KOH, CSOH, RbOH, इन सब के लिए N कारक कितना होगा? इन सब के लिए N कारक कितना होगा? 1। बेटा अगले लेक्चर में खत्म है, क्वेश्चन कर लेंगे, दैट्स इट। हाँ जी, N कारक 1 होगा, क्योंकि सब एक ही OH माइनस रखते हैं। दूसरा, ठीक है, BaOH होल ट्वाइस, देखो 2 OH माइनस, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, SrOH होल ट्वाइस, इन सब के लिए N कारक कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो N कारक कैसे निकालते, पता चल गया? ऐसे निकालते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? इसकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलती है बाद में। यार अब देखो, मैं भी आपकी तरह, देखो इसमें टेक्निकल चीजें क्या इस्तेमाल होती है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है बेटा, ओके, बट हाँ आप दोबारा से इसको देखोगे तो चल जाएगी। बाई चांस तभी नहीं चलेगी या तो आपके वो वीडियो सेव नहीं रही होगी, बाई चांस या आपका डेटा खत्म हो गया होगा, अदरवाइज तो चल जाती। मैं भी देखता हूं दोबारा से कि बच्चों को क्या क्या इश्यू आ रहा है, चल जाता है। हाँ जी, ये सब क्वेश्चन हाँ कॉपी में उतारना चाहो तो उतार सकते हो बेटा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन आने दो यार। फर्स्ट, अच्छा सबसे पहला वाला CO2 SO2 वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन ना यार। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 दे रखा है, ठीक है। आपको बताना था कि इसके 10 मोल, इसके 15 मोल दे रखे और 8 मोल बने, मतलब ये 8 मोल बना। तो इसको करने का एक तरीका ये है, वो तरीका क्या है कि मेरे को इसके 10 मोल दे रखे हैं, इसके 15 मोल दे रखे स्टार्टिंग में, जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो मेरे इसके 8 मोल बने। अब मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीजें, बस मुझे ये पता है कि अभिक्रिया को मैंने देखा, इसको बैलेंस करा, तो बैलेंस करने पर मैं ये देख पा रहा हूं कि इसके 2 मोल, इसके 1 मोल और इसके 2 मोल बनेंगे।
मतलब इसके सबसे कम मोल इसके लग रहे हैं, सबसे कम मोल इसके लग रहे हैं, मतलब अगर इसका 1 मोल खर्च हुआ होगा तो इसका 2 मोल खर्च हुआ होगा। तो जितने भी मेरे मोल थे 15 मोल थे, 15 में से इसका x मोल निकल गया तो इसका 2x मोल निकला होगा। x से दुगना बन रहा है तो यहां पर x की जगह 2x बना होगा। तो भैया 2x किसके बराबर दी गई मात्रा 8 मोल थी, तो 2x को 8 के बराबर कर दिया, हल कर दिया, 4 मोल आ गया, x का मान 4, तो यहां रखा 11 मोल, यहां आ गया 2 मोल। यही काम करेंगे हम आगे, इसलिए इससे करवाया मैंने। तो थैंक यू 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 आप सभी बच्चों का आज के लेक्चर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके रखें और अच्छे से डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, डेली का होमवर्क डेली करें, डेली के नोट्स डेली बनाएं, सारी चीजें होएगी, बढ़िया से होएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों।